उपस्थित सभी पत्रकार भाई बहनों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक आज यहाँ हमारे बीच में उपस्थित है और वो अतिशय महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर आपसे बात करेंगी। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर रागिनी नायक को वो आपको संबोधित करेंगी। नमस्कार। आज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में मैं सभी मीडिया के साथियों का, हमारे प्रिंट मीडिया के साथी भी यहाँ मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी भी मौजूद हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। और आज चूँकि एक बहुत ही गंभीर और संजीदा मसले पर मुझे बात करनी है, तो अपनी बात की शुरुआत मैं भारत की बेटियों, नारी शक्ति, देश की आधी आबादी को नमन करके करना चाहती हूँ। और वो इसलिए क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, तमाम अन्याय, अत्याचार, शोषण के बावजूद इस देश की बेटियां घर, समाज और भारत के मान सम्मान को विश्व पटल तक पहुंचाने और ऊंचा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो मैं अपनी बात की शुरुआत इन पंक्तियों से करना चाहती हूँ कि साहस है पहचान जिसकी, मुश्किलों से जो ना हारी है, शक्ति का स्वरूप है जो, वो हिंदुस्तान की नारी है। और क्या नापोगे हद उसकी, वो बेहद है, वो गहरी है, उस पर आँख दिखाने वालों, वो लोकतंत्र की प्रहरी है, वो घर समाज की प्रहरी है। तो मैं नमन करती हूँ इस देश की बेटियों को और अपनी बात शुरू करती हूँ याद दिलाकर आपको कि किस तरह से सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े नारों का इस्तेमाल किया था। बहुत हुआ नारी पर वार, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये नारी कितने खोखले और कितने निरर्थक थे, ये बदलापुर की घटना ने, नृशंस और अमानवीय घटना ने पूरी तरह से साबित कर दिया। और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज महाराष्ट्र की, भारत की, बदलापुर की बेटियां चीख चीख कर कह रही हैं कि बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेगी बेटियां। और सच्चाई ये हो गई है कि भाजपा से बेटी बचाओ। तो मैं चाहती हूं कि शुरुआत कुछ आंकड़ों से की जाए, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, आंकड़ों के साथ लीपापोती नहीं होती। आंकड़े सच्चाई को बहते हुए पानी की तरह प्रत्यक्ष दिखाते हैं। तो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर रोज 86 बलात्कार होते हैं। और तो और जो छोटी बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, उनके साथ अपराध, दुष्कर्म और यौन शोषण के मामले में 2019 से 2023 के बीच में 96% की वृद्धि हुई है, 96%। महाराष्ट्र की तरफ भी अगर हम देखें तो महाराष्ट्र कोई पीछे नहीं छूटा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 20,762 मामले हैं साल भर में नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध के मामले, और इसमें महाराष्ट्र, एनसीआरबी का कहना है कि भारत में पहले पायदान पर खड़ा है। जरा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जो है यहाँ के, उनका परफॉर्मेंस भी देख लें। 47,381 क्राइम अगेंस्ट विमेन, यानी कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले जो हैं 47,381 इनके पहले कार्यकाल में ही दर्ज हो चुके। 2021 में एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा आया था जब 7,551 बलात्कार के मामले दर्ज हुए महाराष्ट्र में, यानी कि 21 बलात्कार रोज होते थे। 86 बलात्कार देश में हो रहे हैं, जिसमें से 21 बलात्कार केवल महाराष्ट्र में हो रहे हैं। ये सूरत हाल है, ये हालात है।
इस तरीके के माहौल में महाराष्ट्र की महिलाएं जी रही हैं, मुझे लगता है ना घर के भीतर सुरक्षित हैं, ना घर की चारदीवारी के बाहर सुरक्षित हैं, ना दिन दहाड़े सुरक्षित हैं, ना रात में सुरक्षित हैं, ना सड़कों पर सुरक्षित हैं, ना स्कूल में सुरक्षित हैं। इस डर, इस खौफ के साए में महाराष्ट्र की बेटियों का जीवन गुजर रहा है और यहाँ की महायुति सरकार हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी है। अभी मुझे लगता है कि बदलापुर की जो 2 मासूम बच्चियां हैं, उनकी आंखों के आंसू सूखे भी नहीं होंगे। और अकोला में एक 10 वर्ष की छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। मुंबई, अगर मुंबई की तरफ आप देखें तो पिछले 1 हफ्ते में ही 4 छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले सामने आ गए हैं। अभी बदलापुर की वारदात को कितने दिन बीते, आज अकोला में भी, आज महाराष्ट्र के तमाम बड़े शहरों में ये प्रेस वार्ता हो रही है। अकोला में एक और दिल दहला देने वाली वारदात हुई, जहां पर एक और स्कूल टीचर, ये भी स्कूल से जुड़ा मामला है, 6 नाबालिग बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखा रहा था, पॉर्न वीडियो दिखाकर यौन शोषण कर रहा था, पकड़ा गया। मैं जानना चाहती हूं क्या कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। नागपुर से ही आते हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाषणवीर मोदी जी। जब प्रज्वल रेवन्ना, जो कि स्वयं एक मास रेपिस्ट है, उसके लिए मंच पर खड़े होकर वोट अपील करने की बात आती है तो मोदी जी ताली पीट पीट कर, ठोक ठोक कर छाती मास रेपिस्ट के लिए वोट मांगते हैं। और जब उन 2 मासूम बच्चियों के लिए 2 शब्द कहने की बात आती है तो मोदी जी के मुंह में दही जम जाता है। बताइए, अगर उनकी उंगली हिली हो अपने फोन पर और एक ट्वीट आया हो इस मसले पर, मैं जानना चाहती हूँ, अगर दोष ये जरूर जानना चाहती हूँ एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और जो यहाँ के स्कूली शिक्षा के मंत्री हैं दीपक केसरकर जी, कि क्या आपकी अंतरात्मा की आवाज कभी नहीं आती है बात? क्या नैतिकता और मानवता के नाम पर लेश मात्र की भी संवेदना आपके मन में नहीं बची? क्योंकि अगर बची होती तो हाई कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेना पड़ता, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को नोटिस नहीं भेजना पड़ता, आपसे रिपोर्ट नहीं मांगनी पड़ती, लोगों को रेल रोको आंदोलन नहीं करना पड़ता, पटरी पर नहीं उतरना पड़ता। अगर आपकी अंतरात्मा जीवित होती तो आप इस मामले को दबाने में नहीं लगे रहते, आप विपक्ष के ऊपर झूठा आरोप किए सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं, ये सब गोरख धंधा करने में नहीं लगे होते, आपने त्वरित कार्रवाई की हो। और इसीलिए मैं बार बार जब भी मैं टीवी पर भी डिबेट करती हूँ इस मसले में, मैं ये बात जरूर कह रही हूँ कि जो सरकार होती है उसे जनता अपना प्रतिनिधि मानती है और अपने अभिभावक, अपने रक्षक के रूप में देखती है। और पिछले 10 साल के अन्याय काल में वो रक्षक या तो भक्षक बन गया है स्वयं। ज्यादातर देखिए भाजपा के नेता आपको लिप्त मिलेंगे हर जगह, तो वो रक्षक या तो भक्षक बन गया है या फिर भक्षक का रक्षक बन गया है। तो अगर स्कूल बोर्ड में 2 आपटे भाइयों में से एक आपटे भाई बोर्ड मेंबर है और दूसरा चेतन आपटे जो है वो बदलापुर शहर भाजपा का उपाध्यक्ष है, तो आप पूरे मसले को दबाइएगा, आप पुलिस को बोल दीजिएगा कि कुछ नहीं करना है, आप स्कूल प्रशासन को पूरे तरीके से संरक्षण देने का काम कीजिएगा। और ये सिर्फ बात महाराष्ट्र की नहीं है, मैं याद दिलाना चाहती हूँ, कुलदीप सेंगर को मत भूलिएगा, बृजभूषण शरण सिंह को मत भूलिएगा। कुलदीप सेंगर से लेकर बृजभूषण शरण सिंह तक तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जब भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई अपराधी जुड़ा है तो उसके दाग अच्छे हो जाते हैं। तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है कि हिमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस पार्टी में थे तो देश के सबसे भ्रष्टाचारी नेता थे और भाजपा में जाते ही उनके दाग अच्छे हो गए। ये वॉशिंग मशीन बलात्कारियों के लिए भी लगा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। और यही कारण है कि अभी कुछ दिन पहले योगी सरकार ने कहा कि चिन्मयानंद के खिलाफ जितने बलात्कार के केस हैं, जो अपहरण के केस हैं, वो वापस कर लिए जाए। और यही कारण है कि रायपुर में जब
महिलाएं राखी बांधकर घर वापस लौट रही थी तो उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है। बलात्कार करने का प्रमुख आरोपी जो है वो भाजपा के नेता का बेटा होता है, तो उसको पकड़ा नहीं जाता जब तक जनता का आक्रोश नहीं होता, जब तक जनता का दबाव नहीं बनता। पर एक बात जो मैं खुद सोचती हूँ, जो खुद मंथन करती हूँ, कि जब भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता क्या सोचते हैं महिलाओं के बारे में, किसी की पत्नी को वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, यूपीए की चेयरपर्सन को, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, जर्सी गाय कहते हैं, तो उनके नेताओं से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये सवाल मेरे मन में जरूर उठता है कि बलात्कारियों के लिए जो वोट मांग सकता है वो बलात्कारियों को जेल की सलाखों के पीछे, जेल की हवा खिलाने के लिए कैसे भेजेगा? और चूंकि आज मैं नागपुर में बैठी हूँ और ये आरएसएस का गढ़ है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आरएसएस भी कोई पीछे नहीं है महिला विरोधी मानसिकता में। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये लगातार इसी मानसिकता को दर्शाते रहे। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, महिलाओं को लेकर तमाम किस्म के विवादित बयान मोहन भागवत जी देते रहे। एक बार उन्होंने कहा था, पुराना मामला हो गया, 2013 की बात है, तब उन्होंने कहा था कि पति पत्नी का एक सामाजिक अनुबंध होता है, अगर पत्नी अपने कर्तव्य ना पूरे करे, पति को खुश ना करे, तो उसे छोड़ा जा सकता है, छोड़ दिया जाना चाहिए। और मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, ये इतनी पुरानी बात नहीं है, शायद 2019 में कहा था उन्होंने कि ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण भारत में बलात्कार नहीं होता, शहरी भारत में बलात्कार होता है। और शायद इसीलिए बदलापुर के इस यौन शोषण के मामले में मोहन भागवत भी मुंह में दही जमाए बैठे। तो दशहरे के दिन जब देश के नाम संदेश देना होगा तो नारी शक्ति याद आएगी, लेकिन महाराष्ट्र में ही जब उसी नारी की हालत इस तरीके की हो जाएगी कि उसके लिए चैन की सांस लेना दूभर है, उसकी अस्मिता, उसकी इज्जत तार तार है, तब ना संघ कुछ बोलेगा, ना भाजपा कुछ बोलेगी, ना मोदी कुछ बोलेंगे, ना शिंदे कुछ बोलेंगे, ना कोई शब्द फूटेगा देवेंद्र फडणवीस के मुंह से। तो आज मैं 5 सुलगते हुए सवाल पूछूंगी, सरकार से ये सवाल है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रेस के साथियों के माध्यम से जो जनता भी देख रही है या कल पढ़ेगी, वो जरूर थोड़ा आत्ममंथन करे, जरूर सोचे कि जिस स्कूल में बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ उसमें फंक्शनल सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं, कि वहां पर छोटी बच्चियों की मदद के लिए कोई भी महिला कर्मी क्यों नहीं थी, कोई फीमेल स्टाफ शौचालय में तैनात क्यों नहीं था, कैसे एक सफाई कर्मचारी 2 अकेली बच्चियों को पाकर उनके साथ इस तरह की छेड़खानी करता है और वो मामला 4 दिन तक दबा रहता है जब तक कि वो लड़की अपने प्राइवेट पार्ट्स में जलन की और दर्द की शिकायत नहीं करती और डॉक्टर के पास नहीं जाती। एफआईआर में विलंब के कारण 10 घंटे तक मेडिकल एग्जामिनेशन में भी विलंब होता है। दिए तले अगर अंधेरा हो तो दिए की प्रासंगिकता पर सवाल जरूर पूछना चाहिए कि किसके लिए ये दिया जल रहा है, ये अमृत काल है महिलाओं का कि ये अन्याय काल है महिलाओं के लिए, ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। और मैं जानना चाहती हूँ कि सखी सावित्री, सखी सावित्री, सखी प्रचार तो आप बहुत करते हैं, ये सखी सावित्री कमेटी है कहाँ? किसी भी स्कूल में सखी सावित्री कमेटी का गठन क्यों नहीं हुआ है अभी तक? ये वाजिब सवाल है जो पूछा जाना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको, जब निर्भया कांड हुआ था, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भयानक जन आक्रोश हुआ, इतना हुआ कि हमारी सरकार गिर गई। हमारी पहले दिल्ली की सरकार गई, फिर हमारी देश की भी सरकार गई, लेकिन सरकार जाने से पहले हमने जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया, निर्भया फंड हमने बनाया। इतने साल गुजर जाने के बाद, 2012-13 की बात है, इतने साल गुजर जाने के बाद आज भी पूरा पैसा निर्भया फंड का मोदी सरकार खर्च नहीं कर पाई। हमने सुनिश्चित किया कि एक प्रावधान हो जिसमें वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर पूरे देश में बन सके। लेकिन मेनका गांधी जो उस समय महिला और बाल विकास मंत्री थी, उन्होंने संसद पटल पे खड़े होकर कहा कि एक भी वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर देश में नहीं। तो ये जो शक्ति क्रिमिनल लॉ
बिल पास करने की बात थी, ये कब करेंगे? 10 साल की तो प्रचंड सरकार चली गई, अब तो जो है वो ज्वार चला गया, भाटा ही आना है। अब तो ये सरकार कब गिर जाए इन्हें खुद ही नहीं पता। यू टर्न लेते रहते हैं, लैटरल एंट्री भी यू टर्न ले लिया। वो एक पलटू राम बिहार में है, अब एक पलटू राम वर्जन 2 दिल्ली में बैठ गए हैं। तो अब तो क्या कब हो जाए किसी को नहीं मालूम। पर ये अभी तक क्यों नहीं आया, ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। ये पूछना चाहिए कि जब तक जनता आक्रोशित नहीं हुई, जो मैंने पहले भी कहा कि हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस नहीं भेजा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने नोटिस नहीं भेजा, तब तक ये चालक कान के क्या सो क्या रहे थे? ये मामले को दबाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? और क्योंकि अगर किसी भी एक व्यक्ति की बेटी असुरक्षित है तो हर किसी की बेटी असुरक्षित। आज एक के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। इसको बदलने के लिए ये सवाल पूछना जरूरी है। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि विपक्ष पर ये झूठा आरोप तो बड़े आसानी से आपने लगा दिया कि ये तो सियासत हो रही है, ये तो राजनीति हो रही है। 72 आंदोलनकारियों को आपने अरेस्ट कर लिया, 500 आंदोलनकारियों पर आपने FIR दर्ज कर दी, और जितने हजारों लाखों लोग पटरियों पर सड़कों पर उतरे हुए थे उन पर लाठियां भांजी आपने, जैसे किसानों पर भांजते हैं आप, और उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़ लिए। इतनी मुस्तैदी दिखाई आपने। यही मुस्तैदी उन बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं दिखाई? यही मुस्तैदी आरोपी और स्कूल प्रशासन को कड़ी से कड़ी और जल्द से जल्द सजा दिलाने में क्यों नहीं दिखाई? अब नाक तक पानी आ गया, जनता ही आपके खिलाफ सड़कों पर उतर पड़ी। महाराष्ट्र की महिलाओं ने ठान लिया कि इस बार वोट की चोट देकर हम बताएंगे कि हमारे साथ इस बदसलूकी का क्या अंजाम होगा, तो आप SIT करें। When you push to the wall, तो असल में मुझे ऐसा लगता है कि जो सत्ता का नशा होता है ना, सत्ता का गुरूर, ये भाजपाइयों और संघियों के बिल्कुल सर पे चढ़कर बोल रहा है।